चंद्रकला अपने घर के अंदर दाखिल होते ही नीति को आवाज लगाते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ी जिस कमरे में वो नीति को बंद करके गई थी। पर जैसे ही चंद्रकला ने दरवाजा खोला, चंद्रकला के होश उड़ गए। चंद्रकला ने देखा कि पूरे कमरे में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और उस पानी के बीच जमीन पर नीति बेहोश पड़ी हुई थी। चंद्रकला नीति की ये हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा गई। वो भागकर नीति के पास गई। सबसे पहले उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उससे लिपटकर कई बार पुकारा, नीति, नीति उठो बेटा। पर जब नीति ने उसकी एक न सुनी तो चंद्रकला ने जल्दी जल्दी नीति के गीले कपड़ों को निकाला और उसे दूसरे कपड़े पहना दिए। चंद्रकला ने देखा कि नीति का पूरा शरीर बुखार से भयंकर तप रहा था। चंद्रकला ने नीति को होश में लाने की हर कोशिश कर ली थी, लेकिन बहुत देर मशक्कत के बाद भी नीति को होश नहीं आया। धीरे धीरे चंद्रकला की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी कि कहीं नीति को कुछ हो तो नहीं गया है। उसने काली माँ से प्रार्थना करते हुए कहा, हे काली माँ, मेरी बेटी की रक्षा करना माँ, कोई अनहोनी नहीं होने देना माँ। कहते हुए चंद्रकला ने काली माँ की विभूति नीति के माथे पर लगा दी। पर अब चंद्रकला और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत ही नीति को गोद में उठाकर वैद्य जी के यहाँ ले जाने का सोचा। लेकिन जैसे ही चंद्रकला चौखट लांघने को हुई, उसकी आंखों के सामने वो मंजर तैर गया जब नीति ने हलवाई का शिकार किया था। नीति का क्रोध, उसका वो दैत्य रूपी चेहरा चंद्रकला की आंखों के सामने साक्षात हो गया। चंद्रकला के पांव चाह कर भी वैद्य जी के यहाँ नहीं बढ़े और वो वापस नीति को ये सोचकर अंदर लेकर चली गई कि सब कुछ जानते हुए नीति को कहीं भी ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अब किसी की मौत की वजह बनने नहीं दे सकती और वैसे भी हो सकता है कि इतने समय तक कमरे में कैद रहने की वजह से नीति गुस्से में आग बबूला होगी और क्या पता होश में आते ही वो किसी पर हमला कर दे। इसीलिए चंद्रकला ने तय कर लिया कि नीति का इलाज वो खुद ही करेगी। ये सब सोचकर चंद्रकला नीति को वापस उसी कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। चंद्रकला समझ गई थी कि नीति की ये हालत बारिश में भीगने से हुई है, इसीलिए सबसे पहले चंद्रकला ने जल्दी जल्दी कमरे का सारा पानी बाहर निकाला और कमरे के अंदर आग जला दी ताकि नीति को कुछ गर्माहट महसूस हो। इसके बाद चंद्रकला ने बिस्तर के नीचे से अपनी संदूक निकालकर उसमें जड़ी बूटियां रखने लगी। बहुत सी जड़ी बूटियों को टटोलने के बाद चंद्रकला को एक ऐसी जड़ी बूटी मिली जो बुखार में दी जा सकती थी। चंद्रकला ने उस जड़ी बूटी को बाहर निकाला और उसे पीसकर नीति को पिला दिया। चंद्रकला अब नीति के होश में आने का इंतजार करने लगी। चंद्रकला जानती थी कि कुछ देर में जब नीति का बुखार कम होगा तो उसे होश भी आ जाएगा। ऊपर से नीति भूखी भी थी, इसीलिए चंद्रकला जल्दी जल्दी रसोई में जाकर नीति के लिए कुछ बनाने लगी। साथ ही साथ चंद्रकला को ये भी चिंता सता रही थी कि कहीं हवेली में पहुंचने में ज्यादा देर ना हो जाए। चंद्रकला बिल्कुल सही थी। उधर टीले वाले बाबा एक कपड़े की दुकान पर पहुंच चुके थे। वहां पर जाकर टीले वाले बाबा ने 7 अलग अलग रंग के कपड़े लिए और उन्हीं रंग के बड़े बड़े धागे भी लिए और सारा सामान लेकर हवेली के लिए निकल गए। लेकिन इधर चंद्रकला अभी भी रसोई में ही थी। पर कुछ ही देर में जब चंद्रकला नीति के लिए खाना बनाकर वापस कमरे में लौटी तो देखा कि नीति धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। शायद औषधि अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी थी। चंद्रकला ने जब नीति के माथे पर हाथ रखा तो बुखार भी थोड़ा कम हो चुका था। नीति ने आंखें खोलकर जब सामने चंद्रकला को देखा तो वो भावुक होकर रो पड़ी और उठकर चंद्रकला को गले लगाते हुए बोली, माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं कितना डर गई थी। उस रोशनदान से पानी ही पानी आ रहा था। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। पर आपने ऐसा क्यों किया माँ? चंद्रकला अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसके पास नीति की बातों का कोई जवाब नहीं था। ना ही वो नीति को आरव के बारे में बताना चाहती थी, इसीलिए बस माफी मांगते हुए चंद्रकला ने कहा,
मुझे माफ कर दो बेटा, बहुत जरूरी था इसीलिए जाना पड़ा। तुमको भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कह चंद्रकला रसोई की तरफ जाने लगी। समय भी अब बढ़ता ही जा रहा था। वो जानती थी कि अब तक तो बाबा हवेली पहुंच गए होंगे, उसे भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चंद्रकला जब रसोई में पहुंची तो उसने देखा कि नीति भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ चुकी थी। नीति ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए कहा, माँ, आपको ऐसा क्या जरूरी काम था जो मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जाना पड़ा? नीति के इस सवाल पर चंद्रकला के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। चंद्रकला कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। तभी नीति ने उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए फिर से कहा, बोलो ना माँ, आप मुझे ऐसे बंद करके क्यों चली गई? इस बात पर चंद्रकला ने नीति के मुंह में एक निवाला देकर एक बहाना बनाते हुए कहा, बेटा, गांव में काले सायों ने आतंक मचाया हुआ है। काले साए तुम्हारी उम्र के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर अपना शिकार बना रहे हैं। तो उन्हीं काले सायों से सभी को बचाने के लिए ही मुझे टीले वाले बाबा के यहाँ भी जाना पड़ा। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे बाहर छोड़ देती? इसीलिए मैंने पीछे के कमरे में तुम्हें बंद कर दिया था ताकि किसी को कोई खबर ना हो। और नीति, जब तक हालात सही नहीं होते मुझे तुम्हें ऐसे ही बंद करना होगा। लेकिन साथ में तुमको भी अपना ख्याल रखना होगा बेटा, इस तरह घबराना नहीं है। चंद्रकला की बातों को सुनकर नीति काफी ज्यादा डर गई थी। उसने डरते हुए चंद्रकला से कहा, माफ करना माँ, मुझे ये सब पता नहीं था। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगी। आप जब तक कहेंगी मैं इस कमरे में रहूंगी। इतना कहकर नीति फटाफट खाना खाने लगी और खाना खाकर वापस उसी कमरे में जाकर सो गई। चंद्रकला नीति को सुलाकर जल्द से जल्द हवेली जाने के लिए निकल गई। चंद्रकला बड़े बड़े कदमों से जब हवेली की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि टीले वाले बाबा हवेली से एक चौराहे पर चंद्रकला के आने का इंतजार कर रहे थे। चंद्रकला को देखते ही टीले वाले बाबा ने पूछा, क्या बात है चंद्रकला, तुमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। नीति ठीक तो है ना? इस पर चंद्रकला ने टीले वाले बाबा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर टीले वाले बाबा भी कुछ चिंतित हो गए। लेकिन चंद्रकला ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक है। उसने नीति को अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद दोनों वहां से हवेली के लिए निकल गए। दोनों जब हवेली के मुख्य दरवाजे से होते हुए अंदर दाखिल होने लगे तो राघव के दो आदमियों ने चंद्रकला को और टीले वाले बाबा को रोकते हुए कहा, रुको चंद्रकला, तुम अंदर नहीं जा सकती। राघव साहब का सख्त आदेश है कि तुम्हें हवेली में आने की अनुमति किसी भी हालत में ना दी जाए। ये सुनकर चंद्रकला को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से में झल्लाते हुए उस आदमी से कहा, तुम क्या मूर्ख हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीले वाले बाबा को इस तरह रोकने की? बेशक तुम राघव के आदेश पर मुझे रोक सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि मेरे साथ टीले वाले बाबा भी हैं। तुम इन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। जाओ और जाकर कहो अपने साहब से कि टीले वाले बाबा आए हैं। चंद्रकला की बात से उस आदमी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो चंद्रकला से कहता है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं साहब को खबर देकर आता हूँ। इतना कहकर वो आदमी अंदर राघव से पूछने के लिए चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद चंद्रकला ने एक बार फिर से टीले वाले बाबा को कुछ याद दिलाते हुए तभी आवाज में कहा, बाबा, आपको मेरी वो बात तो याद है ना? इन सब में कहीं पर भी दाई अम्मा का जिक्र नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो राघव दाई अम्मा का जीना नरक बना देगा। टीले वाले बाबा ने चंद्रकला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चंद्रकला, तुम चिंता मत करो, मुझे सब याद है और मैं सब संभाल लूंगा। टीले वाले बाबा की बात सुनकर चंद्रकला ने राहत की सांस ली। तब तक उधर वो आदमी राघव के कमरे में पहुंच चुका था। उसने देखा कि राघव अभी भी अफीम के नशे में दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ था। ये देखकर वो आदमी सोच में पड़ गया कि आखिर क्या किया जाए। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, अगर मालिक को नींद में उठाकर ये बताया कि चंद्रकला उससे मिलने आई है तो मालिक तो मेरी जान ही ले लेंगे। कुछ सोचते हुए उसने ये तय किया कि वो बाहर जाकर ये बोल देगा कि मालिक ने मिलने के लिए मना कर दिया है।
ये सोचकर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, अगर टीले वाले बाबा खुद आए हैं इसका मतलब जरूर कुछ जरूरी ही होगा, और अगर कुछ जरूरी हुआ और मालिक को बाद में पता चला तो पक्का ही जान ले लेंगे। वो आदमी पूरी तरह असमंजस में पड़ चुका था। आखिर राघव को उठाने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कांपते हुए स्वर में उसने राघव को आवाज लगाते हुए कहा, मालिक। राघव ने बिना उसकी तरफ देखे ही पूछा, जवाब में उस आदमी ने कहा, मालिक, बाहर चंद्रकला आपसे मिलने आई है। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, राघव ने गुस्से में उठकर उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अबे साले, तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? मैंने चंद्रकला को घर में आने के लिए मना किया हुआ है और तू उसके आने पर मुझे नींद से जगा रहा है। निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। राघव की बात सुनकर वो आदमी थर थर कांपने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, माफ करना मालिक, लेकिन चंद्रकला के साथ में टीले वाले बाबा भी आए हैं, इसीलिए आपको जगाना पड़ा। ये सुन राघव थोड़ा चौंक गया। उसने चौंकते हुए पूछा, क्या टीले वाले बाबा? जवाब में उस आदमी ने कहा, जी मालिक। राघव समझ नहीं पा रहा था कि सुबह सुबह चंद्रकला और टीले वाले बाबा यहाँ क्यों आए हैं। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, कहीं इन्हें उस आईने के बारे में पता तो नहीं चल गया है। लगता है उस दाई अम्मा ने ही मुंह खोला होगा, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब दोनों क्यों आए हैं? राघव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने फिर से राघव से पूछा, मालिक, क्या कहना है उनसे? उस आदमी की बात से राघव अपने ख्यालों से बाहर आया और उस आदमी से कहा, एक काम करो, उन्हें अंदर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। राघव की बात सुनकर वो आदमी वहां से बाहर के लिए निकल गया। बाहर आकर उस आदमी ने चंद्रकला से कहा, आप दोनों को मालिक ने अंदर बुलाया है। उस आदमी से हवेली के अंदर जाने की अनुमति मिलते ही टीले वाले बाबा और चंद्रकला दोनों हवेली के अंदर पहुंचकर आंगन में जाकर बैठ गए। टीले वाले बाबा और चंद्रकला की खबर दाई अम्मा को भी मिल चुकी थी, जिसे सुनकर वो दौड़ते हुए आंगन में पहुंची। चंद्रकला ने जब दाई अम्मा की तरफ देखा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। चंद्रकला ने दाई अम्मा को इशारे में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें कोई आँच नहीं आएगी। चंद्रकला का इशारा पाकर दाई अम्मा ने कुछ राहत की सांस ली। तब तक राघव भी आंगन में पहुंच गया। चंद्रकला को जहां उसने घूरते हुए देखा, वहीं टीले वाले बाबा के पास जाकर उनके पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद पाकर राघव ने टीले वाले बाबा से पूछा, बाबा, आज इतनी सुबह सुबह हवेली कैसे आना हुआ? इतना पूछते हुए राघव वापस से सोफे पर बैठ गया। राघव के गुरूर को देखते हुए चंद्रकला ने जरा गुस्से में कहा, हम यहाँ अपने मतलब से नहीं आए हैं राघव, इस हवेली और गांव को बचाने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि सालों पहले जिस आईने को बाबा ने दफना दिया था, उस आईने को तुम फिर से इस हवेली में ले आए हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि वही आईना तुम्हारी और गांव वालों की मौत की वजह बन सकता है। चंद्रकला के मुंह से उस आईने की बात सुनकर राघव चौंक गया। उसे अपने साथ घटित हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसने पीछे मुड़कर दाई अम्मा को गुस्से की नजर से देखा। ये देख दाई अम्मा ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए कहा कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया, और राघव ने गुस्से में झल्लाते हुए अपनी बात को रखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो चंद्रकला? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी आईने को उठाकर हवेली में नहीं ले आया हूँ। जरूर तुम्हें हमेशा की तरह कोई गलत फहमी हुई है। इतना कह राघव ने अपने माथे पर उतर आए पसीने की बूंदों को रुमाल में समेटते हुए घबराया सा बैठ गया। चंद्रकला फिर से बोलने को हुई तो टीले वाले बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, राघव, चंद्रकला बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब चंद्रकला को मैंने ही बताया है, और सिर्फ काया ही नहीं हवेली पहुंची है, बल्कि उसकी माँ सुगंधा मेरी गिरफ्त से आजाद हो चुकी है। और जब सुगंधा के बारे में पता करने के लिए मैंने एक यज्ञ किया, तो उसी यज्ञ में मैंने देखा कि तुम उस आईने को भी अपने साथ लेकर हवेली में आ चुके हो।
राघव, तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि अगर सुगंधा और काया दोनों एक हो गई तो वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तुम्हारे साथ पिछले दिनों में जो भी घटित हुआ है वो सब सुगंधा का ही किया धरा है। टीले वाले बाबा की बातें सुनकर राघव पसीने से तरबतर हो गया। अब उसके सामने सारी सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया था। क्या राघव अपने द्वारा हुई भूल को स्वीकार करेगा? और आखिर क्यों टीले वाले बाबा ने 7 रंग के 7 अलग अलग कपड़े लिए हैं? क्या है उनके पीछे का अनुष्ठान? 7 रंग के 7 कपड़ों के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है?